शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि महाराष्ट्र में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होता है तो पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही कि ये बोगस सर्टिफिकेट पे लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसलिए एक वैलिडिटी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी। जब कैटेगरी में कोई नौकरी या एडमिशन लेता है उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना कंपलसरी है। यह सर्टिफिकेट इशू किया गया मुंबई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से, लेकिन केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वो वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और कलेक्टर से जानकारी हासिल करके सर्टिफिकेट इशू हुआ इतने पे वो नौकरी कायम हो जाती है। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे आदेश पारित होता है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और उस कानून में ये भी प्रोविजन है कि 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना था उन्हें मिलेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, सारे दस्तावेज हमारे लोग निकाल रहे हैं और जल्द ही ये मामला जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। सर 2 चीज सर पहले सर्टिफिकेट को लेकर सर उसमें क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। सर आपने सर्टिफिकेट को लेकर स्पेसिफिक करना चाहेंगे सर, कानून में क्या प्रावधान है आप सर? जो लेटर आपको प्राप्त हुआ है, क्या इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए या पुलिस विभाग ने या एनसीबी ने? देखिए, ये एनसीबी के अंतर्गत जो गलत चीजें हैं वो ये मामला है। विजिलेंस की जांच शुरू हो गई। जिस तरह से पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे, हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने
अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे इस जांच से वो साफ होंगे। तो लेकिन उसका पत्र का कंटेंट अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी कुछ पत्रों को पढ़ने के बाद ये 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है और सारी चीज़ें उसमें है। आप पढ़ के देख सकते हैं। मैंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है और आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा। सर, उसमें राकेश अस्थाना जी का नाम का जिक्र जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम उसमें लिखा गया है। उसमें क्या कुछ कहा गया, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा देखिए, ऐसा है किसका क्या नाम लिखा है, मुझे किसी पे ये आरोप ये नहीं करना है कि भाई इनका हाथ है या उनका हाथ है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। सर इसमें वसूली का भी कोई जिक्र है कि कितनी वसूली हुई है, क्या वसूली? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे। मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीज़ें सामने आएगी। सर, आपने सर्टिफिकेट का जिक्र किया था, दो चीज़ आप प्लीज स्पेसिफिक कर पाए। एक तो कानून का प्रावधान क्या है कि कोई धर्म बदलता है तो उसका कास्ट चला जाता है। सेकंड, इनके पिता ने कौन से वर्ष में निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद का सीक्वेंस अगर आप बता पाए। देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन देश का संविधान देश को सुपुर्द करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होके कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उसके बाद लोगों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। तो 30 जनवरी 1950 के दिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नव बौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी।